हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरएसआई मास्टर क्लास। जैसा मैंने कमिटमेंट किया था आप सबको कि हम आरएसआई पे एक मास्टर क्लास लेंगे, और जितना भी मुझे उसमें आरएसआई में नॉलेज है या फिर मैंने इधर उधर से एक्वायर किया है या जो मेरे खुद के कुछ ऑब्जर्वेशंस है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों के साथ मैं वो शेयर करूँ। इसमें मैं शुरुआत में जो है कुछ सेशन कुछ मिनट्स जो है वो थोड़े थोड़े आपको हो सकता है कि थियोरटिकल लगे, क्योंकि उसमें हम बेसिक्स ऑफ आरएसआई देखेंगे। उसके बाद में हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे, चार्ट्स देखेंगे, और आरएसआई के बेस पे हम टारगेट्स कैसे निकाल सकते हैं, और ओवरऑल एक ट्रेडिंग अपना व्यू या सिनारियो कैसे बना सकते हैं, और आरएसआई पे कुछ आरएसआई के साथ कुछ कॉम्बिनेशन करके लाइक प्राइस एक्शन एंड अदर इंडिकेटर्स हम एक प्रॉपर एक ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हैं। मैंने वहाँ तक मेरी कोशिश की है इस क्लास को बनाने की, और आशा करता हूँ कि आप सबको ये मेरी जो छोटी सी कोशिश है ये पसंद आएगी। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ये कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर में कि आपको इस बेस पे प्रॉफिट होगा। दिस इज़ अ रिस्की गेम, यू कैन लूज़ योर मनी ऑल्सो, and I'm not a SEBI registered financial advisor. Oh, and all the stocks and charts discussed in the session are purely for educational purposes. Okay, सो ये जो भी है मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मैंने खुद कहीं से कुछ पढ़ के कहीं से कुछ मेरा खुद का इम्प्लीमेंटेशन करके ओवरऑल एक आपको एक आरएसआई का सिनारियो या फिर जो भी बेसिक डिटेल्स है वो देने की, बेसिक टू एडवांस डिटेल्स देने की कोशिश की है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। इसके लिए मुझे काफ़ी एफर्ट्स लगे। मेरे ओपीडी के बाद बहुत बार मैंने रात को 2-3 बजे तक मतलब एक सेशंस और पीपीटी के लिए कुछ प्रिपरेशन किया है। तो आई होप ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जो एफर्ट्स है उसके लिए एटलीस्ट आप लोग एक लाइक शेयर और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले हम आरएसआई का कैलकुलेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक और थियोरटिकल पार्ट हम पहले सीख लेंगे, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल चार्ट्स और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट कुछ देख लेंगे। आरएसआई जो बहुत डिटेल में है, कुछ मैग्नेटिक आरएसआई वगैरह वो मैंने मेरे कोर्स में कवर किया है, बट इस सेशन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, ये मुझे आशा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आरएसआई एग्जैक्टली क्या रहता है। जैसे आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट पीरियड जो है आरएसआई का वो 14 पीरियड रहता है, जो सेटिंग्स में हमारे आप कोई भी इंडिकेटर जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उसमें लगा दो आरएसआई, आपको बाय डिफ़ॉल्ट 14 पीरियड मिलेगा। अब इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट हम फिलहाल डिफ़ॉल्ट पीरियड ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, आरएसआई कैलकुलेट कैसे होता है, तो सबसे पहले आरएस मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो कैलकुलेट करके उसके बाद में हम आरएसआई का जो फार्मूला है वो लगाते हैं। अब आरएस कैसे कैलकुलेट होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड है, अगर जैसे 14 दिन या 14 डेज़ का पीरियड है यहाँ पे, तो इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डेज जिसमें पॉजिटिव क्लोजिंग या जिसने कोई भी इंडेक्स या सिक्योरिटी ने गेन किया है, पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, तो उसको हम पॉजिटिव एक रिमार्क देते हैं। और जहाँ पे एक जिस दिन उसने लॉस किया है, ठीक है, उसको हम मतलब निगेटिव डे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो फिर हम एवरेज लॉस और एवरेज गेन इनको कैलकुलेट करके उसके बेस पे हम आरएसआई फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब इसका जो फार्मूला है उसमें डाल के एक आरएसआई हम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे प्राइस अगर ऊपर जाता है तो हम इसको गेन कंसिडर करते हैं, अगर प्राइस नीचे आता है तो उसको हम एक लॉस कंसिडर करते हैं। और 14 दिन में जितने दिन प्राइस ऊपर गया वो हम उतने, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 14 दिन में से 10 दिन प्राइस ऊपर गया तो हम 10 डेज जो है पॉजिटिव पकड़ेंगे, और 4 दिन अगर प्राइस नीचे आया तो जो 4 डेज है मतलब 4 डेज है उसको हम निगेटिव पकड़ेंगे। और उसका फिर एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए सिंपली हम 10 दिन अगर मार्केट ऊपर गया तो उसको डिवाइड कर लेंगे 14 से, और सिमिलरली अगर 4 दिन नीचे गया तो उसको डिवाइड कर लेंगे 14 से। तो एवरेज लॉस एवरेज गेन हमारा जब आ जाएगा तो उसको फिर यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, देखिए सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे, वी कैलकुलेट द एवरेज लॉस बाय एडिंग अप द लॉसेस ओवर द 14 डेज एंड डिवाइडिंग द सम बाय 14। ओके, सो दिस कैन बी दिस इज अ सिंपल फार्मूला टू कैलकुलेट आरएस। और उसके बाद में जब एक बार आपको आरएस मिल जाता है तो विज फार्मूला टू कैलकुलेट द आरएसआई। ओके, जो फार्मूला है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आर एस आई इज इक्वल टू 100 माइनस इन ब्रैकेट 100 बाय इन ब्रैकेट 1 प्लस आर एस ब्रैकेट कंप्लीट, और जो फाइनल ब्रैकेट है उसको हम, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन के पर्पज़ से बता रहा हूँ। ठीक है,
तो RSI जो है एक ऑसिलेटर है और ये 0 to 100 के बीच में मूव होता है। ये 100 के ऊपर भी नहीं जा सकता, 0 के नीचे भी नहीं जा सकता। ओके, और जैसे मैंने बताया था RS का फॉर्मूला एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ RS, और RS को यूज़ करके हम RSI निकालते हैं। उसके बाद में बहुत बार हमको एक बेसिक जो पता है RSI का, तो सबसे पहले उसके सामने जाने के पहले मैं कुछ कोशिश मेरी मतलब एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि हम कुछ नई चीज़ तभी सीखते हैं जब पुरानी कुछ बातें या पुरानी कुछ जो हमारी लर्निंग है वो हम अनलर्न करने को, मतलब एक भूलने को तैयार हो। हम खुद को अगर अपने आप को खाली करने को तैयार है तभी हम कुछ नया ले पाएंगे। जैसे कोई एक पानी का ग्लास होता है, अगर वो पूरा भरा हुआ है उसके ऊपर मैं कितना भी पानी डालूँ, आप कितना भी पानी डालो, वो वेस्ट हो जाएगा। अगर वो ग्लास खाली होता है, उसको आप खाली करते हो, तभी उसमें नया पानी आएगा। तो सिमिलरली सीखने के पहले थोड़ा सा खुद को अनलर्न कीजिए ताकि नए कंसेप्ट हम एब्सॉर्ब कर सकें, राइट। तो अभी हमने जो बेसिक फार्मूला है RSI का, मतलब एक बेसिक फंडा रहता है कि भाई 14 दिन का अगर मैंने RSI पे रेट लगा दिया तो उसमें मुझे दिखेगा कि 14 दिन में अगर मैक्सिमम टाइम मार्केट बुलिश है, कोई सिक्योरिटी अगर बुलिश है, 14 दिन में से अगर उसने मोर देन 50% ऑफ द टाइम अगर बुलिश क्लोजिंग दी है तो मेरा RSI जो है वो ऊपर जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर 14 दिन में से उसने एवरेज क्लोजिंग जो है वो निगेटिव साइड में दी है, जैसे 7 डेज या उससे ऊपर अगर निगेटिव साइड में क्लोजिंग दी है, तो फिर मेरा RSI या RS जो है वो नीचे जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडामेंटल ऑफ RSI। ये ज़रूरी है ताकि आपको सामने जो है वो कंसेप्ट समझे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि RSI लोग हम ओवरसोल्ड ओवरबॉट की बातें करते हैं, सबसे पहले उसको हम एक जो मिथ जो है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बर्स्ट करने की, डीबर्स्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको एग्जैक्टली समझने की कोशिश करेंगे क्या है। अब RSI आपको बहुत बार दिखेगा कि ओवरसोल्ड में है फिर भी प्राइस नीचे जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि RSI जब भी ओवरसोल्ड में आए प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्यों? उसमें बहुत सारे रीज़न रहते हैं। जैसे अगर ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव है, कोई स्टॉक बेरिश है, उसका जो फॉर्मेशन है वो अगर हम डाउ थ्योरी की बात करें तो लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपको RSI ओवरसोल्ड भी दिखेगा बट फिर भी स्टॉक नीचे ही जाएगा, क्योंकि उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब है, ठीक है, वो नीचे जा रहा है मार्केट। सिमिलरली अगर स्टॉक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली वीक है तो भी आपको ओवरसोल्ड में बाइंग नहीं करना है, ठीक है। सिमिलरली कभी कभी RSI फॉल सिग्नल भी दे सकता है, मतलब ओवरसोल्ड होने के बाद बाउंस आएगा, ज़रूरी नहीं है। और उसके अलावा अगर स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है, कुछ मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो गए, न्यूज़ आ गई कोई ख़राब, तब भी ओवरसोल्ड होने के बावजूद RSI नीचे जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे जो मैंने सर्कल किए हैं, यू कैन सी द RSI इज ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड रीजन बट स्टिल द स्टॉक इज गोइंग डाउन एंड डाउन। ओके, यहाँ पे RSI ओवरसोल्ड होने के बावजूद स्टॉक नीचे जा रहा है। अगर कोई सिंपली ओवरसोल्ड वाला RSI के बाद बाइंग का सोचता तो डेफिनेटली वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता। उल्टा सिनारियो अगर हम देखेंगे, कुछ स्टॉक RSI ओवरसोल्ड होने के बाद अच्छा खासा बाउंस भी दिखाते हैं। अब उसमें कुछ रीज़न रह सकते हैं कि बेसिकली स्टॉक बहुत ही अच्छा था, फंडामेंटली स्ट्रांग था, RSI जो है वो वैलिड सिग्नल दे रहा है। सिमिलरली वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और RSI उनको ओवरसोल्ड में मिल रहा है, मतलब स्टॉक उनको लग रहा है, जो भी टेक्निकल लोग और टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं उनको लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा सस्ता हो चुका है, वैल्यूएशन पे, अच्छे वैल्यूएशन पे हमको मिल रहा है, ठीक है। और मार्केट जो है ये एक रिवर्सल या वहाँ से बुलिश टर्न हो सकता है। तो अगर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है या फिर मार्केट का जो सिक्योरिटी है उसका फंडामेंटल अगर बहुत ही स्ट्रांग है तो फिर RSI वहाँ से डेफिनेटली एक बाउंस या एक वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है। उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। रिसेंट ये जो मैंने चार्ट पोस्ट किया था, आप ट्विटर पे देख सकते हो, ये RSI ओवरसोल्ड हुआ था लगभग 630 650 के आसपास और वहाँ से मार्केट ऊपर भागा। बट यस, मैंने यहाँ पे इसको कैप्चर नहीं किया था क्योंकि मैं तब इसको देखा ही नहीं था, मेरे स्कैनर में ये स्टॉक आया था टू बी ऑनेस्ट ऑन एट अराउंड 800 रुपीज़ और मैंने 813 814 पे इसको पोस्ट किया था। नाउ दिस स्टॉक हैज़ बिन डबल्ड, मोर देन मतलब डबल हो चुका है ऑलरेडी 2 महीने में, ठीक है। तो कुछ स्टॉक अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, अच्छा अगर उनका बेस है, तो ये RSI ओवरसोल्ड में आने के बाद बाउंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सब मैं चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको जो भी RSI के आपके कंसेप्ट्स है वो पहले आप अनलर्न कर लो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ओवरसोल्ड में आया तो नीचे ही जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं कि ओवरसोल्ड में आया तो बाउंस होगा, ओवरबॉट में आया तो नीचे आ जाएगा या फिर ओवरबॉट में आया तो ऊपर ही जाएगा,
ये चारों जो सिनारियो है ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, ये डिपेंड्स ऑन स्टॉक, पर्टिकुलर सिक्योरिटी, द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, ओवरऑल सेंटिमेंट्स, ओवरऑल फंडामेंटल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी, उस चीज़ों पे डिपेंड है। तो ये आइसोलेशन में हम यूज़ नहीं कर सकते, ये काफ़ी पुरानी बातें हो चुकी है, ये आइसोलेशन में यू कैन नॉट यूज़ दिस। ओके, सो यहाँ पे देखिए जैसे RSI ओवरबॉट में रहता है फिर भी प्राइस ऊपर जाता है, जैसे मैंने बताया कि इसका रीज़न क्या हो सकता है कि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकल जो है RSI अगर ओवरबॉट जोन में है मतलब उसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सेलर्स कम है और इसलिए जो है वो स्टॉक स्ट्रांग रहता है। वही सिमिलर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, जैसे मस्डॉक का, यहाँ पे देखिए जो एरोज बनाया है मैंने, ये ओवरबॉट जोन में है, अबव 70 है RSI ऑलमोस्ट सभी जगह पे, फिर भी स्टॉक छोटा मोटा करेक्शन देके एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में अपने को खुद को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ओवरबॉट ऊपर जा सकता है। सिमिलरली ओवरबॉट नीचे कब आएगा, अगर फंडामेंटली वीक स्टॉक है, एक रिवर्सल आने के संकेत है, वहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, और या फिर कोई टेक्निकल एनालिसिस जो फॉलो करते हैं लोग, वो बिलीव करते हैं कि ओवरबॉट पे आया मतलब भाई प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तो अगर बहुत लार्जर स्केल पे ये सेंटीमेंट आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है ओवरबॉट जोन में, और उसके कारण थोड़ा करेक्शन हमको देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे ओवरबॉट जोन में जैसे लोग मोमेंटम के लिए एंटर करते हैं, जैसे RSI कोई 55 कोई 60 फॉलो करता है, तो उसके ऊपर जाने के बाद लोग बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही 60 से 70 80 के लेवल के आसपास आ जाता है, लोग सोचते हैं कि RSI काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है, जो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, और अपना प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे वो स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि ओवरबॉट से कभी कभी प्राइस थोड़ा सा एक स्टैग्नेंट हो जाता है, थोड़ा रिवर्सल या फिर पॉज लेता है। रिवर्सल तभी लेता है जब स्टॉक काफ़ी फंडामेंटली ख़राब हो। ठीक है, और लेकिन ये जो लेवल है ओवरबॉट ओवरसोल्ड की 30-70, दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल। ओके, वो हम सामने डिस्कस करेंगे कि ये यूनिवर्सल क्यों नहीं है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे देखोगे आप, एक साइडवेज स्टॉक था वैरोक इंजीनियरिंग का, और यहाँ पे देखिए जब भी ओवरबॉट हुआ, यहाँ पे देखिए ओवरबॉट हुआ, यहाँ पे ओवरबॉट हुआ, आप नीचे RSI पे देख सकते हो 70 के ऊपर गया, 70 के ऊपर गया, और यहाँ पे भी 70 के ऊपर। तो जब जब ये ओवरबॉट हुआ तब तक इसमें करेक्शन आया, क्योंकि इसमें कोई क्लियर ट्रेंड नहीं था। अगर आप चार्ट को देखो तो ये साइडवेज एक जोन में था, तो इसमें क्या था कि अगर आप ओवरसोल्ड के आसपास आके बाइंग करो ये ऊपर जा रहा था, और ओवरबॉट के आसपास आके अगर आप सेलिंग करो तो ये नीचे आ रहा था। जब साइडवेज मार्केट रहता है तो इसमें हम एक सिंपल इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि अगर कोई रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट है तो उसमें यू कैन बाय ऑन ओवर सोल्ड एंड यू कैन सेल ऑन ओवर बॉट, अगर साइडवेज मार्केट है। जब तक इसकी रेंज ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन नहीं होती तब तक वी कैन फॉलो दिस सेटअप प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा एक कंसेप्ट आता है RSI में, जैसे हमने अभी कैलकुलेशन देख लिया, देन ओवरबॉट ओवरसोल्ड, इसमें हमने मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ देखी, और हमने ये देखा कि इसको हमको ब्लाइंडली किसी भी पॉसिबिलिटी को फॉलो नहीं करना है, हमको इसके साथ कुछ कुछ एडिशंस, कुछ एक्स्ट्रा लेयर लगानी है ताकि हमारा एनालिसिस और एक्यूरेसी बढ़े। उसकी हम सामने बात करेंगे। फिलहाल हम बेसिक से अभी थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको समझ लो। RSI रेंज शिफ्ट में क्या होता है कि RSI जब भी कोई सुपर बुलिश सिक्योरिटी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग बुलिश है मार्केट, कोई भी सिक्योरिटी, कोई इंडेक्स या कोई भी स्टॉक, तो वो जनरली अपना सुपर बुलिश रेंज जब रहती है उसकी, तो 60 to 80 के रेंज को नहीं तोड़ता। मतलब RSI 60 के ऊपर आसपास मेंटेन करेगा, और 80 के मतलब अपर लिमिट जो है 82 के आसपास रहेगी। ठीक है, अब ये जो नंबर्स है इसको आप लिटरली मत लीजिएगा, इसमें थोड़ा 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, दैट्स वाई टेक्निकल एनालिसिस इज़ नॉट द मैथमेटिक्स, इट इज़ आर्ट, इट इज़ साइंस। इसको आपको थोड़ा सा अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है, एप्लीकेशन करना पड़ता है, और थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं कि मॉडिफाई करना पड़ता है। सिमिलरली बुलिश रेंज आती है 40 to 80। अब इस पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बुलिश है, बुल मार्केट में है, सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसके लिए ये जो बुलिश रेंज है 40 to 80, इसका जो लोअर लेवल है, जैसे 40 जो लोअर लेवल है, ये हो जाएगा इसका ओवरसोल्ड लेवल। अभी तक हमने क्या देखा कि जनरली लोग फॉलो करते हैं 30-70, बट 30-70 इज़ नॉट यूनिवर्सल। अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में है, तो वो 40-80 रेंज फॉलो करेगा। ठीक है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो 40 के थोड़ा सा पहले ही या 40 के आसपास आके रिवर्स हो जाएगा, मतलब ऊपर चले जाएगा अगर वो स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम में है। हम अगर वेट करेंगे 30 का, वो डेफिनेटली 30 आएगा ही नहीं। और बियरिश रेंज में
जैसे 20 to 60 के रेंज में घूमता है मार्केट। जैसे हमने ये देखा कि बियरिश मतलब ओवरसोल्ड जो है वो 70, अब ओवरसोल्ड 70 तक जाएगा ही नहीं अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वीक है, सिक्योरिटी बहुत वीक है, ट्रेंड उसका निगेटिव है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट नहीं है स्मार्ट मनी का, तो वो जो सिक्योरिटी है वो 80 तक जाएगा नहीं, 70 के ऊपर जाएगा नहीं, वो 20 to 60 की रेंज में खेलते रहेगा। तो उसके लिए क्या हो गया कि ओवरसोल्ड हो गया 20 एंड ओवरबॉट हो गया 60। ठीक है, तो ये बताने का मतलब है कि इट डिपेंड्स ऑन सिक्योरिटी, इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल, इट डिपेंड्स ऑन द न्यूज़, इट डिपेंड्स ऑन द लिक्विडिटी, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है, सेलर्स का इंटरेस्ट है, तो आपको 20-60 के रेंज में दिखेगा। 60 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, जब भी RSI 60 के आसपास जाएगा तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, सिमिलरली सुपर बियरिश रेंज 20-40, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक अगर स्ट्रांग है, सॉरी बहुत ज़्यादा वीक है स्टॉक, तो वो 40 के ऊपर भी नहीं जा पाएगा। और साइडवेज रेंज यहाँ पे 40 to 60 है। इसको हम देखते हैं कि अब इसको ट्रेड कैसे करना है। अब देखिए, पर्सनली मेरा जो बिलीफ है, मैं रेंज शिफ्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। क्यों कि ठीक है, इसमें 40-60 हमने साइडवेज रेंज कंसिडर की, 60 के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बुलिश एंड 40 के नीचे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बियरिश, ये सिंपल फंडा है मेरा। बाकी मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं देखता हूँ। ये PPT जो है इन आप सब लोगों को मिल जाएंगी और आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। बट इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए फिलहाल कि 40-60 रेंज साइडवेज दैट इज ओके, 60 के अबव स्ट्रांगली बुलिश एंड 40 के नीचे स्ट्रांगली बियरिश। दिस सिंपल कंसेप्ट इज क्वाइट यूजफुल, और इतना भी अगर आपने फॉलो कर दिया तो एटलीस्ट आप गलत साइड के ट्रेड में नहीं फंसोगे। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा फिल्टर है, बॉटम टॉप कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं, उसको हम सामने देखने वाले इसी वीडियो में। फिलहाल आप इसको ध्यान में रखो कि ये जो एक लेवल है ये रेंज बाउंड रहता है। उसके बाद ओवरबॉट ओवरसोल्ड मैंने बता दिया आपको। पोजीशन साइजिंग, हमारा स्टॉप लॉस हमेशा रिस्पेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। RSI सिंगल कभी भी यूज़ नहीं करना, आपको मल्टीपल उसके साथ कंफर्मेशन हमेशा लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंडिकेटर हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है साइडवेज रेंज का। तो साइडवेज में आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये जो ब्लैक रेड लाइन है, दिस इज़ अ 70 पीरियड RSI 70 लेवल, एंड ये जो नीचे का लाइन है ग्रीन लाइन, दिस इज़ अ 30, मतलब RSI 30 का जो लेवल है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो RSI इसके बीच में 70-30 के बीच में, सॉरी 60 एंड 40 के बीच में यहाँ पे साइडवेज रेंज में फंस रहा है। ठीक है, दिस इज 60 एंड दिस इज 40 लेवल। और उसी समय आप अगर चार्ट पे देखोगे ऊपर, तो RSI एक बॉक्स में फंसा हुआ है, सॉरी प्राइस बॉक्स में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, सिमिलरली आपको यहाँ पे भी इस जोन में अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ब्रेकडाउन दिखेगा। RSI इज गोइंग बिलो 40 लेवल। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इसने लगभग 2-4 सेशन के लिए तो भी एक शार्प फॉल हमको यहाँ पे देखने को मिला। तो एक ओवरऑल सिक्योरिटी साइडवेज थी, बाद में बेयरिश टर्न हो गई। इसको भी हम सामने थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जल्दी हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। उसके पहले एक बुलिश ब्रेकआउट और रेंज शिफ्ट का हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए RSI 60 को ब्रेक किया, 60 को जैसे ही इसने ब्रेक किया, और सिमिलरली देखिए मैंने जैसे कहा कि RSI आपको सिंगल एज अ सोल इंडिकेटर या सोल मतलब आपका जो डिसीजन मेकिंग वैसे यूज़ नहीं करना है। आपको इसको अप्लाई करना है मल्टीपल जैसे फैक्टर्स के साथ, लाइक यू कैन कंबाइन विथ प्राइस एक्शन, यू कैन कंबाइन विथ सम डिफरेंट इंडिकेटर। वो सब चीज़ें हम इस सेशन में सामने देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे अगर आप सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन भी मार्क करते हो तो आपको दिखेगा यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, देन यहाँ से एक बेरिश एनगल्फिंग या कैंडल, एक मोरोगोजू जो ओपनिंग मोरोगोजू कैंडल बनी, तो यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा था बार बार, और एक लेवल था रेजिस्टेंस का। इस कैंडल ने उस रेजिस्टेंस के लेवल को अच्छे से ब्रेक कर दिया। और अगर आप इस कैंडल को देखोगे, यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल एक लाइन मार्क करते हो तो इस कैंडल को देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट का एरिया था इसने इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। दिस इज़ अ प्राइस एक्शन। ओके, नाउ यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट किया तब RSI ने ब्रेकआउट किया क्या? यस, it is above 60. तो push in the price, like upward swing in the price is supported by upward push in the RSI also. तो it indicates the strength. Okay, so 60 के ऊपर RSI है, सस्टेन हुआ है और यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा खासा हुआ है। उसके बाद में रिटेस्टिंग हुआ और ये मार्केट ऊपर गया। अब आप कहोगे कि यहाँ पे मार्केट नीचे, सॉरी RSI जो है 60 के नीचे आया। डेफिनेटली RSI इज़ अ वेरी सेंसिटिव इंडिकेटर, ये थोड़ा ऊपर नीचे करते रहेगा, बट इट हैज़ नॉट टेस्टेड इवन द 40 या 30 का लेवल जो है 40 के लेवल तक भी नहीं गया। ठीक है, ये आसपास आने की कोशिश की बट ये 30-40 के नीचे नहीं गया RSI यहाँ पे। इसको हम ट्रेल कैसे करते हैं वो हम सामने देखेंगे।
बियरिश ब्रेकडाउन या रेंज शिफ्ट जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रुका, एक बाउंस लिया और इसको ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन के बाद मार्केट ऊपर गया, बट इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। जो स्विंग हाई रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और इसी को रेजिस्टेंस लेके अगर आप इस स्विंग हाई से लेके यहाँ तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करोगे, ठीक है, क्योंकि एक सप्लाई था और उसी के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। एंड थर्ड टाइम ऑल्सो अगर आप देखोगे तो उसको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसको आप एक ट्रिपल टॉप टाइप स्ट्रक्चर कह सकते हो। और इस ट्रिपल टॉप का जब ब्रेकडाउन हुआ, चाहे आप यहाँ पे पकड़ो या फिर यहाँ पे इस बिग बियरिश कैंडल जो ओपन मोरोबुजुबी कैंडल थी, यहाँ से मार्केट नीचे गया। अब RSI आपको थोड़ा सा जल्दी सिग्नल देता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये क्वाइट सेंसिटिव है, तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है, इसलिए थोड़ा फॉल्स सिग्नल भी ज़्यादा आता है। तो यू हैव टू कंबाइन RSI विद प्राइस एक्शन। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये जो एरो मैंने नीचे बनाया है, RSI ने लेवल ब्रेक किया है नीचे 40 का, और जब 40 का लेवल ब्रेक किया उसके तुरंत बाद RSI ने उसका जो प्रीवियस स्विंग लो था उसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। एक बाउंस आया, रिटेस्टिंग के लिए पुल बैक आया, और यहाँ पे अगर आप इस रेजिस्टेंस के आसपास शॉर्ट एंट्री बनाते या फिर यहाँ पे बनाते, अच्छा खासा एक आपको एक प्रॉफिट मिलता। उसके बाद देखिए RSI इवन 60 के आसपास भी नहीं आया। जैसे मैंने कहा था सुपर बियरिश रेंज 20-40 रहती है, और जो बियरिश रेंज है वो 20 to 60 रहते हैं। तो ये 60-40 के रेंज में बहुत हो गया, तो एक 50 के आसपास आने की कोशिश की इसने, बट ये कंटिन्यूसली नीचे रहा, तो इसमें कोई बाइंग का सवाल नहीं बनता है, ठीक है। जैसे ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि रेंज शिफ्ट जो है वो लैगिंग एक इंडिकेशन हमको देता है। जब रेंज शिफ्ट हो जाती है, प्राइस का मूवमेंट हो जाता है, उसके बाद में हमको पता चलता है। तो रेंज शिफ्ट बहुत ज़्यादा रिलायबल या फिर आप आइसोलेशन में नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉल्स सिग्नल मिलेंगे। इसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ें लाइक अफेक्ट करती है, जैसे न्यूज़, इकोनॉमिक डेटा, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। तो आपको इसको सिर्फ एक ध्यान में रखना है कि अगर RSI 60 के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है, लाइक 40 to 60 के रेंज में खेल रहा है 60 का ब्रेकआउट होने के बाद, तो सिक्योरिटी का हम थोड़ा सा बुलिश साइड में कंसिडर करते हैं। और अगर RSI 40 के ब्रेकडाउन के बाद अगर 40-60 रेंज या 20 to 60 रेंज में प्ले हो रहा है, तो उस सिक्योरिटी को हम थोड़ा सा साइडवेज टू बियरिश कंसिडर करते हैं। अब एक्स्ट्रा टूल्स इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो थोड़ा सा हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो अगर ये आप देखोगे, अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको 9 SMA 45 EMA ही लगाना है, ठीक है। ये मैंने कहीं तो भी देखा, कुछ पढ़ा, और इसका मैंने खुद का रिसर्च किया। मेरा मैग्नेटिक RSI का सेटअप टोटली डिफरेंट है, बट फॉर एग्जांपल, जस्ट एज एग्जांपल मैं आपको ये सेम सेटिंग बता रहा हूँ। अब इसको अपने हिसाब से ट्विक या थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 9 और 45 ही लो, हो सकता है कोई 10 SMA ले और यहाँ पे 50 ले, कोई यहाँ पे 20 ले, कोई 50 ले, बट ओवरऑल एक जो अच्छे रिजल्ट है इस सेटअप से मुझे दिखे। और उसके बाद मेरा जो मैग्नेटिक RSI का सेटअप जो मेरे कोर्स में पढ़ा है, उससे में भी अच्छे खासे रिजल्ट, इससे भी बेहतर रिजल्ट दिखे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे RSI क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो यहाँ पे मैंने उसके ऊपर मूविंग एवरेज डाल दिए, प्राइस चार्ट पे भी डाले ऊपर और नीचे RSI की चार्ट पे भी डाले। मूविंग एवरेज कौन से डाले हैं कि 9 SMA इज़ द ग्रीन वन एंड 45 EMA इज़ द रेड वन, ओके। सो ये मैंने ऊपर और नीचे दोनों डाल दिए, और ब्लैक लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, दिस इज़ RSI। तो जब आपको थोड़ा सा एक नैरो रेंज के बाद, एक कंसोलिडेशन के बाद, हर क्रॉसओवर आपको ट्रेड नहीं करना है, तो ध्यान में रखिएगा। जब थोड़ा नैरो रेंज फॉर्म होता है, जब थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, जब ये दोनों मूविंग एवरेज एक दूसरे के आसपास रहते थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो दैट इज़ अ इंपॉर्टेंट सिग्नल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए बहुत ही नैरो रेंज थी, बहुत सारे मतलब लगभग 1 महीने का सेशन था, ये बहुत ही नैरो था। उसके बाद में एक ब्रेकआउट आया, मतलब ये जो ग्रीन लाइन है, जो छोटा हमारा मूविंग एवरेज है 9 SMA ऊपर गया, 45 EMA जो है वो नीचे रहा, ठीक है। तो जब स्मॉलर EMA या EMA हो सकता है, SMA हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट क्रॉसेस अबव द लार्जर, इट इज़ अ बुलिश सिग्नल एंड वाइस वर्सा फॉर द बेयरिश सिग्नल। यहाँ पे भी देखिए RSI सबसे ऊपर, ये स्मॉलर SMA और ये थोड़ा लार्जर हमारा EMA, मतलब 9 पीरियड SMA, 45 पीरियड EMA। तो ये ऑर्डर जब दिखेगा, दिस इज़ बुलिश ऑर्डर, और उसका जो रिवर्स रहेगा, दिस इज़ एक बियरिश सिग्नल। बट हमको ज़्यादा तवज्जो देना है जो प्राइस चार्ट पे हमारे EMA SMA है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बाइंग सिग्नल यहाँ पे भी कंफर्म हो गया। RSI ने थोड़ा पहले दे दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि RSI एक थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा उसके मतलब अर्ली इंडिकेशन आपको दे देता है। दोनों इंडिकेशन आने के बाद अगर आप प्राइस एक्शन थोड़ा मैच करोगे, ये जो एक प्रीवियस एक यहाँ से सप्लाई आया था, इस हाई को निकाल नहीं पा रहा था इतने सारे सेशंस, मतलब ये लगभग 15-20 सेशंस का एक ट्रेडिंग हुआ है, तो इस हाई को निकाल नहीं पा रहा था मार्केट,
या जो भी सिक्योरिटी है निफ्टी बैंक, ठीक है, इसको निकाल नहीं पा रहा था। बट जैसे ही इस जो कैंडल थी, जो बियरिश कैंडल थी हमारी, ये जो रेड हाई था, इसको जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अगर आप इसके साथ थोड़ा टेक्निकल यूज़ करोगे तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो डेफिनेटली द सिक्योरिटी वाज इन बुल ट्रेंड, क्योंकि ग्रीन लाइन हमारी ऊपर थी रेड लाइन के, ठीक है। अभी मैं लाइन का मतलब यूज़ करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी लाइन है, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। और सिमिलरली यहाँ पे भी एक बुलिश प्राइस एक्शन था, RSI ज़रूर यहाँ पे नीचे आया, बट इसने 45 EMA पे सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर की जर्नी स्टार्ट की। तो दिस इज़ अ क्लियर कट अप ट्रेंड, ओके। जब तक ये जो आपका जो जोन है या फिर ये जो EMA है इंटैक्ट है, तो क्लियर कट अप ट्रेंड, ठीक है। बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में रहा मार्केट स्ट्रॉन्ग, तो इस 9 SMA को ही रिस्पेक्ट करेगा। थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन के मूड में ज़्यादा है तो इस बैंड में आएगा, जैसे 9 SMA और 45 EMA का जो बैंड है, इस बैंड में मार्केट आएगा और ये बैंड भी एज अ सपोर्ट काम करेगा। थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा बढ़ता है तो हो सकता है कि इसको टेस्ट करे, 2-4 कैंडल इसके नीचे भी क्लोज करे, बट अगर वहाँ पे रुक के फिर से मार्केट ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है तो ये बुलिश जोन में ही माना जाएगा, ठीक है। इसका हम ब्रेकडाउन या स्टॉप लॉस तभी कंसिडर करेंगे जब 2-4 कैंडल इसके रेड लाइन के नीचे क्लोज हो, मार्केट थोड़ा पुल बैक ले, और उसके बाद में ये जो लेटेस्ट स्विंग लो लगा था उसको अगर ब्रेक करता है, मतलब उसको मैं मेरी भाषा में कहता हूँ कि डिसाइसिव ब्रेकडाउन या डिसाइसिव ब्रेकआउट, तभी हम इसको मानेंगे कि इसका ब्रेकडाउन हो चुका है और मार्केट अभी वीक हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली एक बियरिश भी हम प्राइस एक्शन का देख लेते हैं। देखिए मार्केट एक नैरो रेंज में था, मैंने जैसे कहा कि हमेशा थोड़ा सा नैरो रेंज के लिए देखिए। यहाँ पे जो गैप था दोनों मतलब मूविंग एवरेज का, SMA एंड EMA का, थोड़ा बड़ा था, यहाँ पे गैप काफ़ी छोटा हो गया। जनरली इसके बाद अगर आप थोड़ा सा वेट करते हो कॉन्ट्रैक्शन का, यहाँ पे आपको बोलिंजर बैंड भी स्क्वीज मिलेगा, बहुत सारे इंडिकेटर या बहुत सारे तरीके हैं जानने के लिए, ठीक है, बट मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा फिलहाल। आप सिंपली समझ लो कि जो मूविंग एवरेज का बैंड था, इसमें डिस्टेंस देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे डिस्टेंस कम हो चुका था, ठीक है। ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन, इसका डिफरेंस जो है काफ़ी कम हो चुका था, मतलब दिस इज़ अ कंसोलिडेशन, दिस इज़ अ नैरोइंग और दिस इज़ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें भरी जाती है, और आप जैसे न्यूटन का लॉ जानते हो या फिर कोई भी जो सॉरी मुझे नहीं पता बट किसका लॉ है, बट पोटेंशियल एनर्जी जो है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दिस इज साइंस, ओके। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मार्केट ने कलेक्ट की, ये पूरी जो रेंज है यहाँ पे पूरा रेंज बाउंड मार्केट था, और जैसे ही इस बिग बियरिश कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन किया, रेंज ब्रेक कर दी, हमारे दोनों मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिए और एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिला। RSI ने आपको पहले ही सिग्नल दे दिया था बिरिश, ठीक है, बट अर्ली एंट्री यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की रहता है। प्रैक्टिस के बाद आप ये अर्ली एंट्री भी कैप्चर कर सकोगे, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल एक लाइन मार्क करते हैं इस लो को जोड़ के, इस लो को जोड़ के, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, हमारा EMA भी यहाँ पे नेगेटिव हो गया, EMA को रेजिस्ट किया, मार्केट ने रिटेस्टिंग किया, नीचे आया। सिमिलरली यहाँ पे RSI 45 EMA को आया, इसने रेजिस्ट किया और यहाँ से मार्केट नीचे आया। आप अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो 9 SMA को ही ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, मैंने जैसे आपको बताया था, तो आप इसको भी एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। मार्केट में थोड़ी बहुत अगर स्ट्रेंथ आएगी तो ये थोड़ा सा इस बैंड में आ सकता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी तो इसको ये डिसाइसिव ब्रेक करेगा, मतलब 1-2 कैंडल इसके ऊपर ब्रेक करके, वो डिसाइसिव ब्रेक नहीं, 1-2 कैंडल उसके ऊपर ब्रेक करके थोड़ा नीचे आके वापस से जो लेटेस्ट स्विंग है इसको ब्रेक करेगा, मतलब ये डिसाइसिव ब्रेकआउट हो गया। दोनों EMA SMA का आप डिफरेंस देखिए, चाहे ये दोनों EMA हो SMA हो या एक SMA एक EMA हो, इसमें लॉजिक सेम रहेगा। इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिफरेंस है, इसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। इसमें डिफरेंस या डिस्टेंस जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब जो भी ट्रेंड है वो स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। आप ये फिलहाल कौन सा स्टॉक है, कौन सा टाइम फ्रेम है, ये सब छोड़ दीजिए। दिस सेम प्रिंसिपल्स विल बी अप्लाइड ऑन एवरी टाइम फ्रेम, एवरी चार्ट, एनीथिंग, ओके। सो ये डेली हो, वीकली हो, 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट समझ लीजिए कि जैसे जैसे मूविंग एवरेज में का डिफरेंस जो है वो बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हम कंसिडर करेंगे मोमेंटम थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, पर्टिकुलर उसके मोमेंटम आने के बाद ऑब्वियसली मार्केट को थोड़ा रुकना है, सांस लेना है, करेक्शन करना है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कोई मैराथन भाग रहे हो या आप दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कर सकते हो, बट उसके बाद आपको थोड़ा सा एक ब्रेक या रेस्ट लेना है, ठीक है। आपको खुद को रीजनरेट करना है। तो वो जो लेवल ये रहता है, जैसे नेचर में जो लॉ अप्लीकेबल होते हैं वही स्टॉक मार्केट में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका था, मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और RSI जो है अपने SMA और EMA से काफ़ी दूर चला गया था। तो इसने क्या किया, वापस एक पुल बैक ले लिया, ठीक है। हालांकि प्राइस में बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ,
बट RSI जो है वापस इसने एक पुल बैक ले लिया। ये डिटेल में मैंने RSI टाइम स्पैन एंड RSI का जो डिफरेंस रहता है, इसका क्या कैलकुलेशन है वो मेरे कोर्स में बताया हुआ है। बट फिलहाल आप इतना थोड़ा सा अगर विजुअलाइज भी कर लेंगे सो दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, अभी एक हम साइडवेज जोन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए RSI जो है ये 40-60 रेंज में है, इसमें मूविंग एवरेज दोनों एक दूसरे के पास चिपक के चल रहे हैं और एक कंसोलिडेशन में है। इसमें कहीं भी क्लियर कट कुछ समझ नहीं रहा है क्योंकि दोनों मूविंग एवरेज चिपक के है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए मूविंग एवरेज जो है एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा चिपक के मतलब एंटेंगल्ड हो चुके हैं एक दूसरे में, थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है। तो ये जो जोन रहता है 40-60 RSI, और अगर ये मूविंग एवरेज जैसे यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, इसमें तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। बट ये दोनों जब चिपकने मतलब एक दूसरे को चिपक जाएंगे, एक दूसरे को काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे, तो ये हम कंसिडर करते हैं एक साइडवेज जोन। ठीक है, ये साइडवेज जोन या नो ट्रेडिंग जोन इसको हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद में अगर ब्रेकआउट देखो, यहाँ पे RSI ऊपर चला गया, ग्रीन लाइन ऊपर, ये जो स्ट्रक्चर मिलता है आपको एक दूसरे के दूर जाते हुए, सबसे ऊपर RSI, देन ग्रीन लाइन, देन ब्लैक रेड लाइन, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ या इसमें जो ट्रेंड है जो है वो डेवलप हो रहा है। सिमिलरली प्राइस एक्शन अगर मार्क करो तो ये जो लेटेस्ट स्विंग टॉप था दिस एंड इसको जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसने यहाँ पे इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे भी बुलिश सिग्नल आ गया MA क्रॉस पे, और हमारा RSI भी बुलिश सिग्नल आ गया। तो अगर यहाँ पे भी एंट्री करते हैं उसी कैंडल का लो ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस या लेटेस्ट स्विंग लो ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, जो भी अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जनरली लेटेस्ट स्विंग लो रखना बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। तो यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से एनालिसिस करना है। कुछ स्टॉक्स में आपको ऐसा भी दिखेगा कि RSI पे प्राइस चार्ट पे, सॉरी RSI नहीं, प्राइस चार्ट पे आपको बुलिश एक सिग्नल है, जैसे ग्रीन लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, तो एक डेफिनेटली बुलिश है। अब ये यहाँ पे क्या हुआ कि जो सबसे छोटी हमारी मूविंग एवरेज थी वो सबसे पहले रिएक्ट करेगी, सो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहेगी। यहाँ पे ग्रीन लाइन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जैसे ही मार्केट ने करेक्शन स्टार्ट किया, ग्रीन लाइन ने थोड़ा सा फ्लैट और डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। इसका स्लोप देखिए, मूविंग एवरेज का स्लोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सिर्फ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे हम काम नहीं करते, उसका स्लोप, उसके बीच में जो गैप है वो कितनी रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी हमको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लैटन या निगेटिव होने लगा, मतलब डाउन ट्रेंड में आने लगा ग्रीन लाइन, और रेड लाइन जो है ये ऊपर था। मतलब एक लार्जर टाइम फ्रेम में हम अप ट्रेंड में थे, छोटे टाइम फ्रेम में हम एक करेक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे शॉर्ट करो। ठीक है, आप चाहे तो ये भी कर सकते हो, थोड़ा सा जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, इसको मास्टर कर लो इस सेटअप को, आप ये भी ट्रेड ले सकते हो। बट एज ऑफ नाउ एज अ बिगिनर मैं रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि करेक्शन चल रहा है, मोटा मोटा हम अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पे करेक्शन दिखा, मैंने कहा कि आपको ऑलरेडी बताया कि RSI बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। RSI जो सपोर्ट ले रहा था हमारा 45 EMA पे, इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया 45 EMA को, और यहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर भी हो गया RSI पे। एक ग्रीन लाइन नीचे आ गई, रेड लाइन ऊपर है, RSI सबसे नीचे है। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रावर्ज, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि अपोजिट पिक्चर दिखेगा कि RSI में आपको बेयरिश सिग्नल मिल रहा है, और वही ये देखिए RSI में बेयरिश सिग्नल है, ग्रीन लाइन नीचे है, रेड लाइन ऊपर है, और वही प्राइस चार्ट पे आपको बुलिश सिग्नल जो है आपको इंटैक्ट है, थोड़ा सा करेक्शन आया है। तो इस समय हम ज़्यादा तवज्जो देंगे इस प्राइस चार्ट पे जो हमारी EMA है उसको। तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट क्योंकि RSI ने नेगेटिव सिग्नल दे दिया तो हम इसको पकड़ेंगे बुलिश टू साइडवेज मार्केट। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली RSI अगर हमारा ऊपर भी आता है, मतलब ये बुलिश सिग्नल देता है, RSI ऊपर है, ग्रीन लाइन ऊपर है, उसके नीचे रेड है, मतलब ये बुलिश सिग्नल है ओवरऑल, और यहाँ पे थोड़ा एंटेंगल हो चुका, मतलब साइडवेज मार्केट है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिफरेंस छोटा था, रेड लाइन ग्रीन लाइन, अब ग्रीन लाइन नीचे है मतलब बेयरिश सिग्नल है हमारे लिए, रेड लाइन ऊपर है। ठीक है, ग्रीन लाइन नीचे, स्मॉलर EMAs SMAs ऑन डाउन साइड एंड लार्जर जो हमारा EMA है ऑन अप साइड। तो ये जो है ये बेयरिश सिग्नल है, और इसमें स्ट्रेंथ देखिए काफ़ी बढ़ चुकी है। ठीक है, एक दूसरे के देखो कितने दूर जा चुके हैं। अब एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ऑब्वियसली पुल बैक आना है, पुल बैक आया एग्जैक्टली 45 EMA पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, एक ओवरऑल ट्रेंड जो है वो निगेटिव है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो पुल बैक आया, यहाँ पे आपका SMA ऊपर जाने लगा, बट इसका क्रॉसओवर अगर आप देखोगे नेगेटिव है, और आपका जो ये बड़ा EMA है 45 EMA, इसका स्लोप भी डाउनवर्ड है, और इसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसको रेजिस्टेंस का काम जो है, मतलब हमारा 45 EMA अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्ट किया मार्केट ने, यहाँ पे रेजिस्ट किया और मार्केट नीचे आया। तो ये जो एक अपमूव रहता है, ये करेक्शन रहता है, इसमें थोड़ा सा इनिशियल फेज में ट्रेड ना करे तो बेहतर रहता है। जब आपको थोड़ा एक्सपर्टाइज आ जाएगी, यू कैन डेफिनेटली ट्रेड ऑन दिस। बट यहाँ पे
एक इसको हम करेक्शन समझेंगे और इसको हम सेल ऑन राइज के लिए ही यूज़ करेंगे, इस रिजेक्शन को, इस शूटिंग स्टार, और उसका जब लो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट, और इस शूटिंग स्टार का हाईएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहता है। तो इसको थोड़ा सा कैंडल स्टिक के साथ, प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके यू कैन गेट अ वेरी गुड और ब्यूटीफुल ट्रेड, ठीक है। इवन दो RSI इज पॉजिटिव, मैंने जैसे कहा था कि प्राइस चार्ट पे जो SMA EMA है उसको ज़्यादा तवज्जो देना है, तो बेसिक ट्रेंड हमारा नेगेटिव है यहाँ पे, ये थोड़ा सा पुल बैक था इसलिए ऊपर आया, हम इसको साइड वेज टू बेरिश ही कंसिडर करेंगे और इसमें हम सेल ऑन राइज ही ट्रेड लेंगे। अब इसको भी थोड़ा सा और ज़्यादा प्यूरीफाई, मतलब एक्यूरेट बनाने के लिए कुछ हम चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लोग 40-60 की बातें करते हैं, कोई 50 लेवल डिसाइसिव पॉइंट पकड़ता है कि 50 के ऊपर बुलिश, 50 के नीचे बियरिश, बट 50 एक बहुत ही सिंगल पॉइंट हो जाता है, हमको थोड़ा एक रेंज चाहिए। अब 60-40 का प्रॉब्लम है कि आपको बहुत ज़्यादा लेट सिग्नल मिलेगा, तो आइडियल क्या है, आइडियल मेरे हिसाब से पर्सनली आप 45-55 के आसपास का एरिया जो पकड़ सकते हो। 45 के नीचे अगर है मार्केट इट इज़ बेरिश, 50 के ऊपर अगर मार्केट मतलब RSI अगर है इट इज़ बुलिश, ठीक है। बाकी अगर उसी EMA स्ट्रक्चर को आप इसके साथ जोड़ दोगे तो आपकी काफ़ी अच्छे ट्रेड मिलेंगे। जैसे कि मैजडॉक का स्टॉक है, यहाँ पे देखिए बुलिश सिग्नल RSI पे यहीं पे आ गया था क्योंकि RSI सबसे ऊपर, देन ग्रीन लाइन, देन रेड लाइन। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कहा था कि ट्रेंड जो है यहाँ पे थोड़ा सा गैप बढ़ रहा था मूविंग एवरेज का, यहाँ पे आने के बाद मूविंग एवरेज चिपक गए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जब भी मूविंग एवरेज एक दूसरे के दूर रहते हैं बट धीरे धीरे कन्वर्ज होते हैं और एक दूसरे के पास एक तो चिपक जाएंगे या फिर एक दूसरे के आसपास आके एक दूसरे को काट छाट करेंगे, तो ये जो कंसोलिडेशन का पीरियड रहता है इसके बाद ही बड़ा मोमेंटम या बड़ा मूवमेंट आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे देखेंगे आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी तो इस छोटी सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया बट इतना स्ट्रांग नहीं था, यहाँ पे क्लियर कर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट भी हो गया, मूविंग एवरेज का बुलिश क्रॉसओवर हो गया, यहाँ पे RSI ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर दे दिया था बट यहाँ पे 55 के ऊपर वो अच्छे से सस्टेन कर रहा है। ये जो ब्लैक लाइन है मैंने ओरिजिनल मार्क की है RSI पे, दिस इज 55, दिस इज 45, तो यहाँ पे देखिए RSI पे भी ब्रेकआउट है, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है बुलिश, और प्राइस एक्शन पे भी ब्रेकआउट है। जब ये तीनों कंफर्मेशन मिल जाएंगे और ये उसके पहले प्रायर रिक्वायरमेंट है हमारी कंसोलिडेशन, ठीक है। अगर कंसोलिडेशन रहा उसके बाद ब्रेकआउट मिला तो अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है, ठीक है। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला, बहुत ज़्यादा मार्केट ने तब मूव नहीं किया, कम से कम एक महीना इसने और पकाया, बट अगेन दिस 45 EMA इट हैज़ ब्यूटीफुली एक्टेड एज सपोर्ट, जैसे हमने बात की थी, ठीक है। एक बार ब्रेकआउट होने का आपको इसको नहीं देखना है, ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, RSI ऊपर नीचे करता रहेगा, आपको इसको देखना है, ठीक है। हमारा SMA और ये जो बैंड रहता है मैंने जैसे कहा था ये सपोर्ट का काम करता है, तो ये बहुत ही नज़दीक थे एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे, तो ये कंसोलिडेशन चल रहा था बट थोड़ा बुलिश साइड में, क्यों कि ग्रीन लाइन ऊपर थी, रेड लाइन नीचे थी, तो कंसोलिडेशन था, बुलिश साइड में हमारा एक एरिया था, और ये जो सपोर्ट जोन था यहाँ पे प्राइस आने के बाद यहाँ से बाउंस ले रही थी, और एग्जैक्टली इसने 45 EMA पे सपोर्ट लेके धीरे धीरे एक नैरो रेंज बनाई, और बाद में जब ब्रेकआउट किया फाइनली 600 का स्टॉक आज 1700 रुपये, 1750 रुपये खड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बड़ा मूव या बड़ा मोमेंटम है वो कैप्चर कर सकते हैं, और यकीन मानिए ये चीज़ें आपको लोग 10-15 हज़ार या 5-7 हज़ार लेके पेड कोर्स जो सिर्फ RSI में बताएंगे, RSI का कोई मास्टर क्लास लेके 2-4-5 हज़ार लेके बताएंगे, जो मैं आपको यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। फ्री में वीडियो मैं आपको दिया, मेरा जो एफर्ट्स है, समय है दिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको कोई ये जो कंटेंट है ये मतलब कचरा है या कोई कहीं पे भी अवेलेबल है, दिस कंटेंट इज़ एज गुड एज अ प्रीमियम कंटेंट, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, सामने और एडवांस चीज़ें हम देखने वाले हैं इसमें, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और पढ़ने की, प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जो भी सेटअप मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इसको आप प्रैक्टिकली खुद पहले अप्लाई कीजिए, अपने हिसाब से प्यूरीफाई कीजिए, और जब आपको लगेगा कि दिस इज़ वर्किंग गुड फॉर यू देन ओनली अप्लाई इट इन द रियल मार्केट, ठीक है। बियरिश मोमेंटम अगेन देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन रेड लाइन, ग्रीन लाइन और रेड लाइन का डिफरेंस काफ़ी बड़ा था, तो ऑब्वियसली पुल बैक एक्सपेक्टेड था, पुल बैक आया और 45 EMA के आसपास ही मार्केट ने रिएक्शन लिया, नेगेटिव कैंडल्स बनी, और जब ये जो छोटी सी रेंज थी यहाँ पे इसका जब ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, इस कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन किया, ठीक है। और अगर आप बड़ी रेंज देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे मार्केट आया, थोड़ा सा बाउंस लिया, जब ये सपोर्ट फाइनली ब्रेक हो गया तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा सिग्नल हमको ऑलरेडी यहाँ पे सिग्नल दे रहा था कि एक बियरिश एंट्री यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि जो हमारे EMA थे वो निगेटिव साइड में थे। ये जो ग्रीन लाइन ऊपर आई ये करेक्शन था, प्राइस अगेन रिजेक्टेड फ्रॉम 45 EMA, सिमिलरली
RSI भले ही आपको यहाँ पे बुलिश दिख रहा हो, बट मैंने आपको हमेशा कहा है कि प्राइस चार्ट पे जो EMA है उसको ज़्यादा तवज्जो देना है। मतलब ये जो RSI का बुलिश एक सिग्नल अक्रॉस होता है, एक जस्ट एक कंसोलिडेशन या करेक्शन था। उसके बाद में जब RSI का नेगेटिव सिग्नल आया, मतलब रेड लाइन के ऊपर, सॉरी रेड लाइन के नीचे ग्रीन लाइन चली गई, RSI भी चला गया, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया हमारा शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, इसके आसपास। और उसके जस्ट बाद में प्राइस ने आपको कंफर्मेशन दिया ब्रेकडाउन का, और अच्छा खासा एक फॉल मिला। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो है, ये मैंने आपको बता दिया सबसे पहले RSI का कैलकुलेशन, उसके बाद में RSI की जो ओवरबॉट और उसके जो मिथ है उसको हमने जो है वो क्लियर किया, उसको अनलर्न किया, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। बट RSI को थोड़ा प्यूरीफाई हम कह सकते हैं, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं वो चीज़ें देखी। उस पर हमने EMA ऐड किया, उसमें हमने 55-45 का एक लेवल जो है उसको साथ में एडिशन कर लिया। तो ये तीन चीज़ें अप्लाई करने के बाद RSI की EMA और 55-45 का जोन, ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें ऐड करने के बाद, और प्राइस चार्ट पे जो EMA का और SMA का सेटअप है, उसके बाद हमारा एक सेटअप जो बन गया वो बहुत ही अच्छा हमको सिग्नल दे सकता है। ठीक है, अब जितना छोटा टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना ज़्यादा नॉइज़ मिलेगा, ये बेसिक रूल है स्टॉक मार्केट का। और जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना आपको नॉइज़ कम और ट्रेड अच्छे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज RSI के डाइवर्जेंस। RSI में अब बियरिश एंड बुलिश डाइवर्जेंस रहते हैं, और रेगुलर एंड हिडन डाइवर्जेंस भी रहते हैं। ठीक है, तो अब वो जो डाइवर्जेंस की बातें हैं, और उसके बाद में RSI के बेस पे हम कैलकुलेशन करके टारगेट कैसे निकालते हैं। सिमिलरली RSI के ऊपर चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइंस वगैरह कैसे देखते हैं। टाइम स्पैन तो इसमें नहीं कवर कर रहा मैं, बट टारगेट, डिमांड, सप्लाई जोन, एंड जो एक कॉर्नर RSI है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड हम कैसे पकड़ सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं अगले सेशन में कवर करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। कुछ अगर सजेशंस है तो आप मुझे ज़रूर लिख के भेजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं सामने वीडियो में कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस सेशन।